साइकोज मैड लव स्माइल विद हॉर्न्स भाग 21 सुहानी सी सुबह, सूरज की किरणें चंडीगढ़ के हर गली में पड़ रही थी। उन्हीं गली के किसी के घर में, जो ज्यादा बड़ा नहीं था, वो बस एक कमरे के समान था। अंदर देवेश, अनस और दीपा मौजूद थे, जिसके सामने लंबू हटेला और वो दूसरा आदमी कुर्सी पर बंधे थे। कौन हो तुम सब? मेरे को क्यों बांध रखा है? लंबू हटेला छूटने के लिए छटपटा रहा था। बता दे बच्चे कहाँ है? अनस ने काफी शांत लहजे में उससे सवाल किया। किसके बच्चे और कायके के बच्चे? मेरे को कुछ नहीं मालूम समझा क्या? लंबू ने अपने आंखों की पुतलियां घुमाते हुए कहा। दीपा ने आगे बढ़ एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। साले सीधे सीधे बताता है या हम अपना स्टाइल इस्तेमाल करें? मैं कुछ नहीं बताने वाला, लंबू हटेला ने गुस्से में दीपा को घूरते हुए कहा। वही दीपा एक मिस्टेरियस स्माइल के साथ पीछे हट गई। जिसके बाद देवेश आगे आया। उसने लंबू के चेहरे को पकड़ा और उसकी आंखों में देखने लगा। लंबू हटेला भी निडरता से उसकी आंखों में देख रहा था। अब बोल कहाँ है वो? देवेश ने कर्कश आवाज में पूछा। लंबू उसके बस में हो गया था। अपनी पलकों को बिना झपकाए वो बोला, वो रॉक गार्डन के आसपास स्थित एक खिलौने बनाने वाले फैक्ट्री में है, जो सालों से बंद है। उसका इतना ही कहना था कि देवेश ने उसका चेहरा झटक दिया। लंबू की तो आंखें ही हैरानी से फैल गई। ये सब क्या है? अब तुम लोग सीधे सीधे बकोगे नहीं तो अपना तरीका हमें इस्तेमाल करना ही पड़ेगा ना? दीपा ने अपनी एक आईब्रो उठाए कहा। ये रॉक गार्डन कहाँ होगा? देवेश ने कहते हुए अपना रुख अनस की ओर किया। मुझे मालूम है, अनस ने शांत भाव से कहा। इंद्र अपने फ्लैट के रूम में बेड पर लेटा सोया हुआ था। आज संडे था तो ऑफिस से उसकी छुट्टी थी। वो चैन की नींद में ही था कि बाहर से आती हलचल को सुन वो उठ गया। क्या है यार, लोग चैन से सोने भी नहीं देते। उठ। अपनी आंख को मलते हुए वो बोला और पैर बेड से नीचे रख चप्पल पहन दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने एक कैपी और ढीली सी पीले रंग की टी शर्ट डाली हुई थी। रूम का दरवाजा खोल वो बाहर आया तो देखा उसके सामने वाले रूम के सामने पुलिस खड़ी थी। एक औरत उनके सामने रोती हुई बोल रही, पता नहीं सर, कहाँ गया मेरा धोलू? मैं कल उसे स्कूल लेने गई, पर वो नहीं मिला। वो वही औरत थी जिसने कल इंद्र को स्कूल में उसके बच्चे को टिफिन देने के लिए बोला था। उनका बच्चा गायब हो चुका था। आप तो जानती ही है न मैडम, सिर्फ यहाँ ही नहीं, इंडिया के हर शहर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे हादसे हो रहे हैं। आप लोगों को सतर्क होना चाहिए था, पुलिस वाले ने कहा। जिस पर औरत उसे घूरती हुई बोली, हाँ तो क्या बच्चे को पढ़ाना छोड़ दूं? पुलिस वाले तो आप लोग हैं ना, आपका फर्ज बनता है लोगों को सिक्योर रखना। हम कोशिश में जुटे हुए हैं उन्हें पकड़ने की। अभी हम चलते हैं, धोलू के बारे में कुछ पता चला तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे, पुलिस वालों ने कहा और वहां से निकल गए। उन सभी के जाने के बाद इंद्र उनके पास आया और असमंजस के भाव लिए बोला, क्या हुआ आंटी जी? कि दसा तैनू पुत्तर, मेरा धोलू, मेरा पुत्तर सतवीर कल से लापता है। न जाने कहाँ होगा वो। ये पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे, वो औरत बिलखती हुई बोली। कोई गल नहीं आंटी जी, रिपोर्ट कर दी है न आपने, धोलू मिल जाएगा, आप यूं रोइए मत, इंद्र ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा। औरत, कैसे न रोऊं पुत्तर, इकलौता पुत्तर है मेरा, वो उसे कुछ हो गया तो मैं किधर जीऊंगी? बच्चों के बॉडी ऑर्गन को बेच देते हैं वो खोटे लोग। चिंता तो होगी न मुझे, इंद्र ने अपना सर झुका लिया। आंटी जी के रोते हुए चेहरे को देख किसी का चेहरा उसे याद आ रहा था। एक हल्की सी उदासी उसके चेहरे पर उतर आए, जिसके साथ वो अपने रूम में आ गया और बेड पर बैठ गया। बेड के सिरहाने रखे तकिए को हटा उसने एक फोटो फ्रेम निकाली जिसमें अभी और हेजल जी की तस्वीर थी। इंद्र ने उस पर अपना हाथ फिराया। आई होप आप दोनों ठीक होंगे। उसके आंखों में आंसू ने जगह बना ली थी। उसने फ्रेम को अपने सीने से लगा लिया। शाम के 7 बजे के आसपास का वक्त था। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन, जिसके अंदर चीनी मिट्टी से बने कई सारी मूर्तियां स्थित थी, ये सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ही खुला रहता है। इसलिए शाम के पहर ही दीपा, अनस और देवेश ने यहां आने का फैसला लिया था। वो इस वक्त उसी फैक्ट्री के सामने खड़े थे जिसके बड़े से गेट पर ताला लगा हुआ था। कांटेदार जालियों से वो घिरा हुआ था। हाथों में ग्लव्स ताकि उनके वहां आने का कोई भी सबूत ना बचे। तीनों ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, मुंह पर नकाब। उनकी बस कातिल निगाहें ही नजर आ रही थी, जो एकटक फैक्ट्री के गेट पर लगे ताले को घूर रही थी। कितना शांत थी वो फैक्ट्री, जैसे अंदर कोई रहता ही ना हो। एक बात समझ नहीं आई, फैक्ट्री बंद है तो वो लोग अंदर गए कैसे होंगे? दीपा ने एक गंभीर मुद्दा उठाया। नाइस क्वेश्चन बेब, ये तो अंदर जाके ही पता लगेगा, देवेश ने अपनी एक आईब्रो उठाए कहा। मजाक है क्या पाजी, अंदर कैसे जाएंगे? कांटेदार जालियों को देख रहे हो ना? अनस ने देवेश को अजीब निगाहों से घूरते हुए कहा। गेट है ना? देवेश ने एक स्माइल के साथ कहा जो उसकी आंखों से झलक रहा था।
वो आगे बिना कुछ बोले गेट की ओर बढ़ गया। गेट पर चढ़ने लायक डिजाइन बने हुए थे जिन पर पैर रखकर देवेश ऊपर चढ़ा और दूसरी साइड से अंदर की ओर कूद पड़ा। उसके इस हरकत को दीपा और अनस भी दोहराया और उसके बगल में आकर खड़े हुए। वाह पाजी वाह, मान गए तुम्हें, बड़े कमाल दे हो तुस्सी, अनस ने देवेश के कंधे थपथपाते हुए कहा। देवेश ने चेहरा घुमा उसे देखा। मैं कितना कमाल हूं तेरे को अब मालूम चला? कौन है उधर? किसी की आवाज वहां गूंजी, जिसे सुन तीनों सतर्क हो गए और गेट के बगल में उगे झाड़ियों के पीछे छिप गए। दो आदमी वहां टॉर्च जलाए आए और आसपास देखा, उन्हें कोई नजर नहीं आया तो दोनों पीछे मुड़ वहां से जाने ही लगे थे कि पीछे से झाड़ियों से बाहर निकल दीपा और देवेश ने दोनों की गर्दन को दबोच उसे बेरहमी से मरोड़ दिया, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे को हाई फाई दिया और फैक्ट्री की ओर बढ़े जिनके पीछे अनस भी चल दिया। फैक्ट्री का बड़ा सा शटर बंद था, जिसके पास आके तीनों खड़े हुए। शटर तो बंद है पाजी, इसे खोल, अंदर गए तो शहीद हो जाएंगे। पता नहीं कितने लोग अंदर हो, अनस ने कहा तो देवेश ने आसपास देखा। वो दोनों आदमी पीछे की ओर से आए थे। पक्का कोई रास्ता होगा उस तरफ, लेट्स गो। वो दौड़ते हुए आगे बढ़ गया। फैक्ट्री के पीछे की ओर एक दरवाजा था, जिसके बगल में एक बड़ा सा गड्ढा खोदा हुआ था। तीनों वहां आकर रुके। गड्ढे को देख उन्हें समझते देर नहीं लगी कि हो न हो ये लोग अंडरग्राउंड होकर बच्चों को यहां लाते हैं। बड़े कमीने किस्म के लोग हैं ये, दीपा ने अपने पॉकेट से एक जुड़ा निकालते हुए कहा। जुड़ से उसने अपने बालों को बांध लिया और बैग के पीछे से बेल्ट से लगी गन निकाल ली। कमीने तो है लेकिन हमसे कम, देवेश ने भी अपनी गन थाम ली। अनस ने आगे बढ़ दरवाजे को धीरे से खोला। वही दीपा और देवेश अपनी पोजीशन लेकर खड़े हो गए। सामने से ही उन्हें एक आदमी चलता हुआ नजर आया। दरवाजे को अपने आप खुलता देख उसने रुख बदल लिया और आगे बढ़ने लगा तो अनस ने उसके पीछे पर उसके मुंह को हाथ से कवर करते हुए काफी फोर्स के साथ उस आदमी का सर दीवार में दे मारा। आदमी अधमरा सा जमीन पर गिर पड़ा। का हुआ तुमको कालिया? एक आदमी की आवाज वहां गूंजी। सामने के मंजर को देख वो डर गया और वहां से भागने लगा तो दीपू ने बेक फ्लिप मार उसके पीछे जाते हुए एक जोरदार लात उसकी गर्दन पर दे मारी। कड़ीच की आवाज के साथ आदमी की गर्दन टूट पड़ी और दूसरे ही पल वो नीचे। काफी सावधानी के साथ तीनों आगे बढ़ने लगे। वो एक गली की तरह था जिसके आगे बड़ा सा एरिया, कुछ मशीनें वहां रखी थी जिन पर जंग लगा हुआ था। वही फैक्ट्री के एक साइड ढेरों बच्चे बंधे हुए थे, जिनके सामने कुछ आदमी एक टेबल के अराउंड बैठे दारू चखना का मजा ले रहे थे। तीनों दबे पांव उन तक पहुंचे और एक एक को उठा के पटक दिया। अगले ही पल सभी आदमी चारों खाने चित हो चुके थे, पर वो मरे नहीं थे। बच्चे डरे सहमे से उन तीनों को देख रहे थे। उन सभी के हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। क्या आप लोग हमें बचाने आए हैं? उनमें से एक लड़का उन तीनों को मासूमियत से देखते हुए बोला। वो 8 साल के आसपास का लग रहा था। ना बच्चे, हम बस अपनी ड्यूटी करने आए हैं। अनस ने उसके पास आ बच्चे के हाथ पैर की रस्सियां खोली। तभी दीपा के स्मार्ट वॉच में एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, जिसे देख वो बोली, गाइस, हमें जल्दी से बच्चों को रिलीज करना होगा, पुलिस किसी भी समय यहां तक आती होगी। अपनी बात खत्म कर उसने भी बच्चे के हाथ पैर खोलने शुरू किए। तीनों ने मिलकर बच्चों को आजाद कर दिया था। उस समय बच्चों के चेहरे पर जो खुशी थी न वो बयां नहीं की जा सकती थी। कुछ पल के लिए शांति पसर गई थी वहां, जिसे तोड़ते हुए वहां पुलिस सायरन की आवाज गूंजी। हमें निकलना चाहिए, देवेश ने अपनी गन को उसकी जगह रखते हुए कहा। मुझे भी अपने साथ ले चलिए न भैया, मेरा घर इस इलाके से ज्यादा दूर नहीं, शांति निवास के पास जो फ्लैट है मैं उसमें रहता हूं, उसी बच्चे ने देवेश के पास आते हुए कहा। शांति निवास के पास का फ्लैट? देवेश के होठों पर टेढ़ी मुस्कान आ गई। अगर कहानी अच्छी लगती है तो कमेंट कर जरूर बताना और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।